चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बेस होगा आपके 11th और 12th के लिए। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ी ही बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो कार्बन है जिसका संकेत होता है C, सबसे पहले हम लोग इस कार्बन के बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो जान लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स में नॉर्मली यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहली चीज की जो कार्बन होता है ना, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या होती है जी 6, एटॉमिक नंबर होता है 6 और जो परमाणु भार है, जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 12। अब ये जो 12 होता है ये भी 6 + 6 होता है। आपको पता है कि परमाणु भार जो होता है किसी भी तत्व का, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो कार्बन जो है इसमें प्रोटॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु भार होता है आपका 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम लोग बात करें, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 1s2 2s2 2p2 मतलब जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो दूसरी कक्षा है इसमें 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये 0.03% है और भूपर्पटी में जो धरती है उसका जो क्रस्ट है उसमें इसकी मात्रा कार्बन की वो होती है 0.02%। इसकी संयोजकता कितनी है? तो आपको भी पता है अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है नॉर्मली वो संयोजकता होती है। तो संयोजकता इसकी कितनी है? 4 है। वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन कौन से वर्ग का तत्व है? तो वर्ग है 14वां। और कौन से आवर्त का तत्व है? तो आवर्त है दूसरा। ये क्या है? अधातु है, ठीक है। ये हुआ कार्बन का एक बेसिक सा डिटेल। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं हम लोग। कार्बन जो है, ये कार्बन की थोड़ी सी इसमें स्पेशल क्वालिटीज हैं। बॉन्डिंग चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो बॉन्डिंग जो है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसको अगर आप देखेंगे तो इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो दूसरी कक्षा होती है यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या कर सकता है, ये ना तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या ना ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये बात आपको तो पता ही होगी कि कोई भी जो तत्व है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो स्थिर हो जाए। और वो स्थिर कब हो सकता है? जब उसकी कक्षा में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 वही वाले होते हैं जो हीलियम के अगल बगल में होते हैं, वो हीलियम के जैसा अपना जो है स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो तत्व है वो अपने अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन के चक्कर में लगे होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर क्या करना है, अपने लास्ट वाली कक्षा में 4 के जगह 8 इलेक्ट्रॉन करना है ताकि ये अस्थायी हो सके, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करना पड़ेगा? इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। और कार्बन के लिए ये दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा, देगा किसी को, तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से पास लेगा तो वहां भी जो है प्रॉब्लम होगी। ऐसा हो नहीं सकता, एनर्जी का लफड़ा होता है। तो एनर्जी के कारण जो है ऐसी स्थिति नहीं होती। इसीलिए कार्बन जब भी कोई बॉन्ड बनाएगा, जब भी बंधन बनाएगा, तो वो बनाएगा सहसंयोजी बंधन। कार्बन कौन सा बंधन बनाता है? सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ही बंधन बना सकता है, लेन देन से ये बंधन जो है नहीं बना सकता। ये कार्बन की अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है जी।
और यही प्रॉब्लम जो है इसको विशेष बनाता है, यही प्रॉब्लम इसको स्पेशल बनाता है। तो कार्बन जो है वो स्पेशल इसी कारण से हो जाता है। अब देखिए, हम लोगों के जीवन में कार्बन अगर आप खोजेंगे तो हर जगह मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो शरीर है हम लोगों का, यहां भी कार्बन मिल जाएगा। ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सब में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कार्बन जो है ना, इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप किसी ईंधन की बात कर लीजिए, दवाइयों की बात कर लीजिए, कपड़े की बात कर लीजिए, भोजन की बात कर लीजिए, हर जगह जो पोषक तत्व तो हम लोगों के पास हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कुछ भी जो हम लोग खाते हैं और भोजन से मिलता है, हर एक चीज में कार्बन है। तो कार्बन बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कार्बन की कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं। सबसे पहली ये कि इसमें जो है चतुस्संयोजकता होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, लेन देन करके ये कभी भी बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ये इसकी क्वालिटी है। और इसमें कैटेनेशन का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन जो है वो लंबी श्रृंखला में भी जुड़ सकता है, वो शाखित श्रृंखला या फिर रिंग बना करके भी जुड़ सकता है। तो ये कार्बन की कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं। इसी के कारण जो है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, इतने सारे यौगिक बनते हैं। अब देखिए, कार्बन जो है ना, ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है। और जब कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व जो है एक ही भौतिक अवस्था में वो क्या हो, अलग अलग संरचना और अलग अलग गुण लेके आता हो, तो इसको बोलते हैं अपरूपता। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अपरूपता किसको बोलते हैं। तो कोई भी तत्व जो है जब एक ही भौतिक अवस्था में, एक ही फिजिकल स्टेट में, जैसे यहां जो ये आपको दिख रहा है, ये पेंसिल में, ये जो पेंसिल की ये निब है, ये जो इसका छोटा किनारा है जिससे हम लोग लिखते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये ग्रेफाइट है। तो ये भी सॉलिड ही। और ये जो अंगूठी आपको दिख रही है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये है डायमंड। तो डायमंड भी है तो सॉलिड ही। तो ऐसी स्थिति में भौतिक अवस्था दोनों जगह एक ही है, फिजिकल स्टेट दोनों जगह सॉलिड का ही है, लेकिन स्ट्रक्चर में अलग है, गुण अलग अलग हैं। ये जो है बहुत ज्यादा मुलायम होता है और ये धरती का सबसे कठोर पदार्थ है। तो क्वालिटीज अलग अलग है, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। और जब ऐसा गुण किसी तत्व में मिलता है तो इसी को बोलते हैं अपरूपता। और ये जो अलग अलग वैरायटीज के ये जो पदार्थ हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं अपरूप, एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो कार्बन जो है ना, इसके भी अपरूप होते हैं। और इसके अपरूप कितने हैं जी? मेनली तो 2 ही हैं, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन एक तीसरे की भी खोज हो गई है और उस तीसरे का नाम है फुलेरिन। ठीक है, कार्बन 60 या उससे ज्यादा परमाणु वाले जो कार्बन है, उससे ज्यादा संख्या वाले, ये जो है यहाँ पे उसका भी एक अलग ग्रुप है, इसकी भी खोज हो चुकी है। आर बकमिंस्टर फुलेरिन ने इसकी खोज की थी। तो अभी बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन के ये जो अपरूप हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले, फिर जाके इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। कार्बन का जो सबसे पहला अपरूप जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो है हीरा। अब ये हीरा जो है, इसकी क्वालिटी क्या है? देखिए, हीरा जो है, हीरा में एक कार्बन परमाणु वो क्या होता है, वो 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। और फिर ये वाला फिर 4 से जुड़ा होगा, फिर वो वाला फिर 4 से जुड़ा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हीरा में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन आपको भी पता है कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 3D जाल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पे हीरा बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ के रूप में ये उभर करके सामने आता है। तो हीरा की बेसिकली क्वालिटीज क्या है? इसकी क्वालिटी है कि धरती पर अभी तक जितने प्राकृतिक पदार्थ हैं
उनमें ये सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है हीरा। ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है, सबसे अधिक चमकीला पदार्थ भी है, बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च गलनांक होता है, घनत्व भी इसका बहुत ज्यादा होता है। ये सारी हीरा की कुछ क्वालिटीज है। लेकिन एक क्वालिटी और है, अब क्वालिटी कहिए या इसको जो भी आप कहिए, क्वालिटी ये है कि ये कुचालक है। हीरा जो है ये विद्युत का चालन नहीं करता। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि हीरा जो है वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, तो इसके लिए आपके पास जवाब है कि हीरा में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा जो है वो अलग चार से जुड़ा हुआ है, फिर वो अलग चार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और इसी कारण से हीरा जो है ये क्या करता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है जी। हीरा का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं तो वो तो आपको पता ही होगा। हीरा का यूज हम लोग ज्वेलरी में करते हैं, कांच को काटने में किया जाता है, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने में हीरा का यूज किया जाता है। अगले अगर हम लोग बात करें इसके दूसरे अपरूप की, तो वो है अपने पास ग्रेफाइट। नॉर्मली हम लोग इसको पेंसिल में देखते हैं, ग्रेफाइट को, जो भी पेंसिल्स हम लोग यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट मिलता है। बहुत ज्यादा मुलायम, बहुत ज्यादा चिकना होता है, लेकिन ये हीरे के ठीक उल्टा है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ये जो है विद्युत धारा का चालन करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, बस उल्टा है। यहाँ पे जो कार्बन परमाणु होते हैं वो अलग 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब है कि ये ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु वो 3 ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इसका एक हिस्सा फ्री होता है। फिर अगला जो है वो फिर 3 से जुड़ा होगा और फिर इसका एक हिस्सा क्या होगा, फ्री होगा। तो बेसिकली ग्रेफाइट में जो है ना, ये जो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही क्या करते हैं, यही जो है आपको विद्युत का चालन करवाते हैं। तो ग्रेफाइट में विद्युत का चालन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि हीरा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ग्रेफाइट बहुत ज्यादा मुलायम, बहुत ज्यादा चिकना होता है, रंग काला होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका भी हाई होता है। ठीक है, और इसकी परतें एक दूसरे पे फिसलती हैं, सरकती हैं। यही कारण है कि ये फिसलन के कारण ही ग्रेफाइट का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुब्रिकेंट के रूप में मशीनों में, स्नेहक के रूप में मशीनों में किसका यूज होता है, ग्रेफाइट का। पेंसिल में तो यूज होता ही है, इलेक्ट्रोड बनाने में होता है क्योंकि विद्युत का ये चालक होता है, बैटरियों में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वहां भी मॉडरेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हीरे की क्या है, यूजेज है। अभी मैंने बता ही दिया विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है हीरा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फुलेरिन की। फुलेरिन जो है ये नया नया खोजा हुआ एक अपरूप है कार्बन का। फुलेरिन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले इसका C60 ये खोजा गया था। ठीक है जी। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी बकमिंस्टर फुलेरिन के द्वारा। आर बकमिंस्टर फुलेरिन, इन्होंने ही क्या किया था, फुलेरिन का खोज किया था। और चूंकि इसकी संरचना फुटबॉल या फिर सॉकर बॉल जैसी थी, तो वहीं से इसका नाम जो है ये इस टाइप का पड़ा। फुलेरिन की अगर हम लोग गुणों की बात करें तो ये भी विद्युत का कुछ हद तक चालक होता है। ठीक है ना, मुलायम होता है, काले रंग का होता है और ठोस पदार्थ होता है। तो ये फुलेरिन की कुछ क्या है, क्वालिटीज हैं। फुलेरिन का यूज होता है जी कहां पे, नैनो टेक्नोलॉजीज में। आज तो नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज है, उसी का जमाना है, उसी का ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप देख रहे हैं वहां पे नैनो टेक्नोलॉजीज भर भर के यूज हो रही हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चीज है वो है आपका फुलेरिन। मेडिसिन में भी यूज होता है, सुपर कंडक्टर में भी यूज होता है, और लुब्रिकेंट्स में भी इसका यूज होता है। अब ये हम लोगों ने क्या किया, कार्बन के अपर रूपों की बात कर ली। ठीक है जी। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की।
देखिए जितनी भी चीजें हैं हम लोगों के शरीर में भी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे कार्बनिक यौगिक ही हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि पहले के समय में एक मान्यता थी। मान्यता क्या थी कि सजीवों के शरीर में ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, ऐसी मान्यता थी कि कोई एक ईश्वरीय शक्ति है, कोई एक दैवीय शक्ति है, कोई एक इस तरीके का पावर है जिसके कारण जो है ये कार्बनिक यौगिक जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये जनरेट होते हैं। इनको किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी प्रयोगशाला में इनका जनरेशन नहीं हो सकता है, इस तरीके की मान्यता थी। और इसी को बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी। ये जो वाइटल फोर्स थियरी है, जिसको जैव शक्ति का सिद्धांत बोलते हैं, इसमें यह मान्यता थी कि जो भी ये कार्बनिक यौगिक हैं ये सिर्फ जीवित प्राणियों में ही बन सकते हैं और इसको बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन बाद में हुआ क्या, 1828 ईस्वी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोलेर। अब इन्होंने क्या किया, ये प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे और प्रयोग करते करते इन्होंने क्या किया कि NH4CNO, जिसका क्या है, ये अमोनियम थायोसाइनेट है। तो ये जो अमोनियम थायोसाइनेट है NH4CNO, इसको उन्होंने क्या किया, गर्म कर दिया। और जब इन्होंने उसको गर्म किया, जैसे भी किया, जानबूझ के किया, गलती से हो गया, जो कुछ भी हुआ, जब इन्होंने गर्म किया तो फिर क्या हुआ, फिर जो है यूरिया बना। यूरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा, CONH2NH2, ठीक है ना, या CONH2O2, ठीक है। तो ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो जब ये इन्होंने अमोनियम थायोसाइनेट को गर्म किया और जब यूरिया मिला, चूंकि यूरिया जो है ना ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक यौगिक है, और पहली बार जब वोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो फिर ये जो सिद्धांत दिया गया था ना कि भाई बिना किसी ऊपरी शक्ति के जो है ऐसा कार्बनिक कंपाउंड बनना संभव नहीं है, ये सिद्धांत जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया। इसके बाद और ज्यादा प्रयोग हुए और फिर जो है जब कार्बनिक यौगिक बनने शुरू हुए तो फिर इतनी ज्यादा मात्रा में बन गए कि अब पूछिए ही मत। अब तो जितनी भी ये मेडिसिन वगैरह हम लोग खा रहे हैं वो सारे लगभग कार्बनिक यौगिक वहां भर भर के यूज होते हैं, ठीक है जी। लेकिन शुरू में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना संभव नहीं है। लेकिन ये मान्यता टूट गई, किसके प्रयोग से, वोलर के प्रयोग से, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। यही जो है यहां से तो क्वेश्चन और ज्यादा आता है, तो अभी हम लोग यहां थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या होता है, इसको समझते हैं और फिर जाके अगली वीडियो में यहां से हम लोग बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में मिलते हैं और मिल करके जब कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है ये बेसिकली कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले वाले को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे वाले को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें से एक एक करके हम लोगों को दोनों को पढ़ना है, संतृप्त को भी पढ़ेंगे, असंतृप्त को भी पढ़ेंगे, और इसके बाद आपको नोमेनक्लेचर भी सिखाएंगे, नाम लिखना भी सिखाएंगे, और हर एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 10th लेवल पे, वो हर एक बात जो है मैं आपको यहां बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो, और जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।